अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सलमान। आप लोगों के लिए आज मैं टॉपिक लाया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टॉपिक। सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैक्रो का मतलब होता है कि ओवरऑल, और इकोनॉमिक्स मीन्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करना आपके लिए जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं। जब ओवरऑल इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम जो है वो उसके डिफरेंट टॉपिक को स्टडी करते हैं। डिफरेंट टॉपिक को हम स्टडी करते हैं। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिनका मकसद एक इकोनॉमी को रन करना हो, और जिनके ज़रिए इकोनॉमी जो है वो चलाई जा रही हो, और जो है जिसका असल मकसद अर्निंग करना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरऑल रिलेटेड है कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक्स को चलाने से मुतालिक। यानी हम किसी कंट्री की इकोनॉमी को रन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, और जिनका मकसद क्या है, अर्निंग करना, ताकि उस कंट्री को ईजिली जो है वो उसके एक्सपेंसेस को बेयर किया जा सके। तो अब ये ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करती है, तो इसके अंदर जो है ओवरऑल टॉपिक्स कौन से आ जाते हैं, जिसमें आपके पास इन्फ्लेशन आ जाता है, प्राइस लेवल, एग्रीगेट आउटपुट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे डिफरेंट सेक्टर हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। और ये कह लें कि हर कंट्री इन सेक्टर्स को क्या करती है, फेस करती है, और इनकी इनका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करती है। मैं आप लोगों को इसके बारे में शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। तो इसमें नेशनल इनकम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इनकम मीन्स आपकी आमदनी है, और नेशनल मीन्स के कंट्री की आमदनी। कंट्री की आमदनी कब होगी, कि जब उस कंट्री की ओवरऑल प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी हुई हैं एक साल के दौरान, उसकी सम वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यानी उसको अगर हम अमाउंट में मालूम कर लेते हैं तो ये हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। अब नेशनल इनकम के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें या ये कह लें डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये 6 नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी नेशनल इनकम को इन तरीकों से लिखा जा सकता है। सबसे पहले आ जाता है आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जो कि उसने की हो। ओवरऑल कंट्री नहीं बल्कि ओवरऑल नेशन की हम बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज भी शामिल होंगी जो एक कंट्री के रहने वाले लोगों ने दूसरी कंट्री में परफॉर्म करके अर्निंग की है। तो इसीलिए जैसे इसके अंदर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू of final goods and services which are produced within the country during a specified period, usually a year। यानी आमतौर पे एयर होता है। एयर के दौरान जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। सॉरी, मैं आप लोगों को गलती से कह गया, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे जिसके अंदर हम कंट्री के अलावा भी हम जो है वो अर्निंग को, यानी जो हम देख रहे होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो विद इन अ कंट्री, यानी विद इन अ कंट्री, विद इन अ बाउंड्री ऑफ जो है वो क्या है कंट्री, वो क्या है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है ऑफ अ नेशन। जीडीपी जो था वो क्या था, कंट्री का था, इन विद इन कंट्री था। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में ये हम जो है वो इसलिए नेशन का लफ्ज यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज जो दूसरी कंट्री में जाकर भी प्रोड्यूस की गई हैं उनको भी शामिल किया गया है। या ये कह लो कि एक कंट्री के लोग
दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ से अर्निंग करके वहाँ पैसे भिजवा रहे हैं, तो वो अर्निंग जो पैसे आ रहे हैं वो उस कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होंगे। इसके बाद फिर मेजरमेंट आ जाती है इसकी। इसके अलावा जो है डिफरेंट टॉपिक भी थे, लेकिन मैंने इनके बारे में बताया नहीं, बस ओवरऑल एक ओवरव्यू बता दूं कि नेशनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं, कि जब हम नेशनल इनकम में से डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर लेते हैं। और नेशनल प्रोडक्शन यहाँ पे लिखा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब है कि हमारी नेशनल इनकम जो कि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए हासिल हुई है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों के मिलने की वजह से जो हमें इनकम हासिल हो रही है, इन फैक्टर्स की वजह से, वो हमारी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट है। और इसके अंदर हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं। पर्सनल इनकम वो इनकम है जो कि एक इंडिविजुअली इनकम जनरेट करने वाला एक पर्सन है, उसको पर्सनल इनकम कहेंगे। उसमें से टैक्सेस वगैरह माइनस करने के बाद जो उसके पास इनकम आ रही है वो उसकी पर्सनल इनकम होगी। और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कौन सी है, कि जो कि एक पर्सन के पास आ रही है सारी डिडक्शन होने के बाद, और वो उसको ओवरऑल अपने ऊपर खर्च कर रहा है। ठीक है, पर्सनल इनकम में जो है वो कुछ डिडक्शन हुई है, लेकिन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में ज़्यादा डिडक्शन हुई है, और वो एक नेट अमाउंट है जो कि एक पर्सन के पास जो उसने इनकम कमाई है उसको अपने ऊपर खर्च कर रहा है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन भी होगी। मेजरमेंट क्या है कि नेशनल इनकम को मेजर किस तरह से किया जाए, तो उसके तीन तरीके हैं। एक आपका आउटपुट मेथड है, दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, जिसको हम टोटल प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि एक कंट्री की प्रोडक्शन को के हवाले से देखा जा रहा होता है, यानी प्रोडक्शन के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी नेशनल इनकम क्या होगी। ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अंडर दिस मेथड अ नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज कंप्यूटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन और आउटपुट साइड। In this method involves measurement of national income of a country on the basis of market prices of the products produced। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की हैं ओवरऑल एक कंट्री के अंदर एक साल के दौरान, उनकी प्राइसेस को अगर हम एक जगह एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारी जो इनकम मालूम होती है वो कहलाएगी इनकम बाय टोटल प्रोडक्शन मेथड। According to this method, economy is divided into different sectors such as agriculture produce, industrial, minerals, manufacturing और services। यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उन सबको डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोड्यूस हो रही हैं। एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर गुड्स आ रही हैं, इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन रही हैं, माइंस से मिनरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो है वो हासिल हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हासिल हो रहा है इसके अलावा, और सर्विसेज जो हासिल हो रही है। तो इन सब से सबको हम इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि इन सब से जो हमें प्रोडक्ट हासिल होती है उसको सेल किया जाता है, प्रोडक्ट और सर्विस जो हासिल होती है उनसे सेल किया जाता है, और फिर उससे क्या होता है, कंट्री का रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा होता है। नंबर 2 आ जाता है आपके पास इनकम मेथड। इनकम मेथड किसको कहते हैं, ऐसा मेथड कि जिसमें हम एक कंट्री की इनकम का अंदाज़ा उस कंट्री के में काम करने वाले लोगों की इनकम के ज़रिए लगाते हैं। यानी क्या ये कह लो कि जो जितने भी लेबर, जितने भी प्रोफेशनल्स लोग सर्विसेज परफॉर्म करके, जॉब परफॉर्म करके जो भी अर्निंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके जो भी अर्निंग कर रहे हैं, उनकी अर्निंग को एक जगह एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो हमारा ये इनकम मेथड कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट और फैक्टर कॉस्ट अप्रोच। इसको फैक्टर पेमेंट या फैक्टर अप्रोच भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके अंदर हमारा लेबर भी इंक्लूड होती है, ठीक है, तो लैंड भी इंक्लूड होती है, इन सब से जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है वो हमारा हमारा इनकम का पार्ट बन जाता है। तो दिस मेथड इज यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फ्रॉम इट्स डिस्ट्रीब्यूशन साइड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय summing up incomes of all individuals of a country। तो इंडिविजुअल इनकम जनरेटेड बाय लेबर वर्कर्स और एम्प्लॉय इन फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी, रेंट ऑन लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट फैक्टर से हमें अर्निंग हासिल हो रही है, जैसे कि लेबर जो है वो वेजेस अर्न कर रही है या सैलरी अर्न कर रही है, लैंड के बदले में रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो है वो
ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हासिल हो रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड तीसरा आ जाता है। इसके अंदर क्या है कि ना हम इसके अंदर प्रोडक्शन को देख रहे हैं, ना हम अपनी इनकम को देख रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर जितने भी एक कंट्री के एक्सपेंसेस हुए हैं हम उनको काउंट कर रहे हैं, उनको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो जिससे हमें अंदाजा हो जाता है। अब एक्सपेंडिचर को हम लोग क्यों वो कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हालांकि एक्सपेंडिचर तो हमारे पास पैसा खर्च हो रहा होता है। तो जो पैसा खर्च हो रहा है एक्सपेंडिचर में, वो जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे ही खर्च हो रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च होने का मतलब ये है कि वो उतने की जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की इनकम है 20,000 और वो 20,000 की जो है वो क्या कर लेता है, एक्सपेंस कर लेता है। तो इट मीन्स कि मार्केट में 20,000 की गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, उस मार्केट की एबिलिटी का पता चल रहा है, यानी इनकम का पता चल रहा है। उससे ज़्यादा भी होंगी, यानी बहुत सारे लोग खरीदेंगे, कोई 20,000 एक्सपेंड कर रहा होगा, कोई 10,000 एक्सपेंड कर रहा होगा, कोई 50,000 एक्सपेंड कर रहा होगा। तो टोटल अगर हम सबके एक्सपेंसेस को एक जगह एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। लेकिन इसके अंदर हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उन सबको हम काउंट कर लेते हैं। और ज़्यादातर एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इसीलिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग अप ऑल एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स एंड ऑन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट गुड्स बोथ आर कैलकुलेटेड। यानी इसके अंदर क्या किया जा रहा है, मैंने बताया कंजम्पशन के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स वो होती हैं जो कि हम नॉर्मली हम कस्टमर के तौर पे कहीं से बाय कर रहे होते हैं और अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं उसको। और कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड्स वो होती हैं कि जिनको हम बाय करते हैं, लेकिन उनको हम अपने इस्तेमाल के लिए बाय नहीं करते, बल्कि उसको बिजनेस पर्पज के लिए बाय कर होते हैं और उसको भी सेल कर देते हैं। तो हम दोनों को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों को कैलकुलेट करने से हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री के अंदर कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूस हुई हैं और कंजम्पशन गुड्स ही प्रोड्यूस हुई हैं। तो ओवरऑल जो है वो प्रोडक्शन कितनी हुई है, इस चीज़ का हमें अंदाजा हो जाता है कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए से। नंबर फिर आ जाता है इसके डिफिकल्टीज, तो हमारी थोड़ी बहुत होती हैं हर चीज़ में। ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हमारे पास कोई भी चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर ना 100% नहीं आ सकते। उसकी वजह ये है कि जब तक 100% जो है वो एक कानून पे अमल दरामद ना हो रहा हो, जब तक कानून पे जो है वो सही तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशन में जो है वो मसाइल भी आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, टैक्सेस के मसले आ जाते हैं। तो इस वजह से 100% पॉसिबल नहीं होता किसी भी कंट्री में। जो अगर एक अच्छी कंट्री भी है तो उसमें भी 99.99% तक वो एस्टिमेट तो कर सकते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते। उसकी वजह, एक वजह ये भी है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो है वो आबादी की भी चेंजिंग आ रही होती है, पॉपुलेशन उसकी बढ़ भी रही होती है और कम भी हो रही होती है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अब इसकी मेजरमेंट करने में क्या मुश्किल आ जाती है कि मनी इज़ नॉट अ सूटेबल, नंबर वन है कि मनी इज़ नॉट अ सूटेबल एंड रिलायबल मेजर ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कह रहे हैं कि मनी जो है ना एक सूटेबल या रिलायबल मेजर नहीं है। इससे ज़्यादा, मनी से ज़्यादा जो है वो गोल्ड आपका एक अच्छा सूटेबल और रिलायबल जो है वो चीज़ है। रिलायबल एक ये कह लें कि वो है टूल है कि जिसके ज़रिए हम नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मनी की खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती और वो खुद क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। यानी फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट बाय की, तो इट मीन्स कि उस 100 रुपीज़ की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसकी ये वैल्यू, उस 100 रुपीज़ की ये वैल्यू थी कि वो 100 रुपये की चीज़ आपको ला के दे सकता है। यानी उसने, एक तरह से देखा जाए तो उसने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड किया। इसलिए हम क्या करेंगे कि नेशनल इनकम के अंदर जो हम बात करते हैं कि मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट जो है वो सबसे अच्छा जो एक अच्छा टूल है मेजर करने का, वो आपका जो है वो गोल्ड या सिल्वर, यानी इस तरह की जो है वो आ सकते हैं, जो है एलिमेंट्स आ सकते हैं। आपकी करेंसी जो है वो, आपकी जो करेंसी नोट है उसमें जो है वो ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट नहीं हो सकती। नंबर टू आ जाता है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम जो है वो उसको, एक चीज़ को दो दफ़ा काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, तो हमने फैक्ट्री में से जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं हमने उसको काउंट कर लिया। अब हमने उसको काउंट कर लिया, उसके पैसों को काउंट कर लिया। जब वो मार्केट में सेल हुई तो हमने उसको भी काउंट कर लिया। तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि यानी कि डबल जब हमारी क्या हो रही है, उसकी कैलकुलेशन हो रही है। तो हमने इस चीज़ से ही बचना है। यानी ऐसा नहीं कि हम डबल ही कर रहे होते हैं, मीन्स कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो इसी जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी
और रॉ मटेरियल और लेबर बीइंग इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम मेजरमेंट मोर देन वंस। यानी हम लोग यहाँ जो हो सकता है कि रॉ मटेरियल को या लेबर को जो है वो 2 दफा काउंट कर लें। जैसे कि मैंने बताया कि हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की, तो उसके अंदर जो है लेबर को हमने तनख्वाह दी, उसको हमने एक दफा काउंट कर लिया, लेकिन फिर दोबारा हमने जो है वो क्या कर दिया, ऐसी लेबर, उस लेबर को भी काउंट कर लिया कि जो कि उसको सेल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो double counting can be avoided only when the well qualified staff and trained person available in the country। तो उससे जब भी अवॉइड किया जा सकता है कि जो ट्रेन पर्सन हो, मीन्स के वो उसकी काउंटिंग को करना जानते हो, उसको समझते हो, तभी ये पॉसिबल है। नंबर 3 आ जाता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑल्सो क्रिएट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू मेजर द नेशनल इनकम सच एज आउटपुट प्रोड्यूस इन आवर कंट्री एंड ओन बाय फॉरनर्स। होता ही है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ओन की जा रही होती हैं, प्रोड्यूस की जा रही होती हैं हमारी कंट्री के अंदर, और वो ओन की जाती हैं एंड ओन बाय फॉरेनर्स, और ओन कर ली जाती है फॉरेनर्स की तरफ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में काम कर रही हैं, उनसे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारी कंट्री का, प्योरली हमारी कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट है, यानी हमारी कंट्री का आउटपुट कहलाएंगी। लेकिन साथ में वो उस कंट्री का भी आउटपुट कहलाएंगी, उस कंट्री का भी जीएनपी कहलाएंगी कि जिस कंट्री की वो कंपनी हमारे मुल्क में काम कर रही है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक कोई जापानीज कंपनी अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रही है, तो पाकिस्तान में जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है वो भी उसका आउटपुट का, पाकिस्तान का आउटपुट कहलाएगी, और वही आउटपुट जो है वो जापान की आउटपुट में भी आ जाएगा। लेकिन जापान की प्रोडक्शन में जो है वो डायरेक्टली जीडीपी में नहीं आएगा, बल्कि जीएनपी में आ जाएगा, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में आ जाएगा। अब इसको काउंट करने के लिए क्या मुश्किल होती है कि इसको जो है वो काउंट करने में इसलिए मुश्किल आ रही होती है क्योंकि हमें जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर जो है वो टैक्स काटना है। ठीक है। और उस कंट्री को जो है वो मतलब कि वो कंट्री जो है वो अपनी कंट्री में भी वो प्रोडक्ट के तौर पे उसको काउंट तो करेगी, लेकिन हमारी कंट्री में हमने उसको क्या करना है, उसके ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्ट करना है। और इसके अलावा जो है वो उसमें जो है वो रॉयल्टी भी पे करनी है, या वो प्रॉफिट भी पे करना है कि जो जिस जो कंपनी जो है वो जिस कंट्री की यहाँ पे काम कर रही है उसको। तो अब यहाँ पे इसी वजह से हमें क्या होता है कि उनकी जो है वो कैलकुलेशन करने में, यानी हमें एक्चुअल इनकम मालूम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो फॉरेन कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, तो वो अपनी अर्निंग को कम भी शो कर सकती है टैक्स से बचने के लिए। सिमिलरली इसी तरह वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड रिसीविंग इनकम पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। इस तरह जो पाकिस्तानी पर्सन है दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं और इनकम हासिल कर रहे हैं, तो हमें उनकी एक्चुअल इनकम उनकी नहीं पता चल पाएगी कि उनकी एक्चुअल इनकम कितनी आ रही है। हो सकता है कि वो भी एक्चुअल इनकम अपनी शो कम करें, यानी पाकिस्तान में इनकम अपनी कम भेजें, ताकि जो है वो उनको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। अब आ जाता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स। एक तो ये आ गया था इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, और ये आ जाता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि पैसों के अलावा की जा रही है। तो इसके अंदर भी हम लोगों को, अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ पैसों में काउंट नहीं हुई है, तो वो हमें जो है क्या है हमारे लिए, उसको उसका उसके ज़रिए हमारा रेवेन्यू मालूम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यानी कि ये कह लें अगर नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रांजेक्शन नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन की गई है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसमें होता है कि जैसे कि होम्स में काम करने वाले लोग, घरों में जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उनकी एक्चुअल इनकम का हमें नहीं पता होता। तो इस वजह से जो है वो नॉट काउंटेड एंड इंक्लूडेड। अब जैसे इसमें कह रहे हैं कि नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन सच एज सर्विसेज ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन होम्स एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज कंज्यूम एट होम यूजुअली नॉट काउंटेड एंड इंक्लूडेड व्हेन व्हाइल असेसिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। जब हम नेशनल इनकम जो है कंट्री की मालूम कर रहे होते हैं, तो इसके बाद हमारा आ जाता है उसी के अंदर मार्केट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा थोड़ा सा मैं सबके बारे में बताता जा रहा हूँ। मैं इससे पहले लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने खास तौर पे अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मेरे बीबीए के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैंने डिज़ाइन किया है, तो उनके लिए मैं ओवरव्यू उनको सबको दे रहा हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस किसको कहेंगे? फैक्टर प्राइसेस का मतलब ये है कि जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हासिल हो।
फैक्टर प्राइजेस को हम फैक्टर अर्निंग भी कहते हैं, जैसे कि लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट या प्रॉफिट, इंटरप्रेन्योर के बदले में इनकम। यानी इनकी सर्विसेज के बदले में या इनकी जो कीमत है उसमें उनको रिवार्ड के तौर पे क्या दिया जा रहा होता है, लेबर को जैसे वेजेस दी जा रही होती है, लैंड के बदले में रेंट दिया जा रहा होता है, यानी लैंड के ऑनर को रेंट दिया जा रहा होता है, कैपिटल जिसने इन्वेस्ट किया होता है उसको प्रॉफिट मिल रहा होता है। इसी तरह एंटरप्रेन्योर जो है, जो उस कॉर्पोरेशन को चला रहा है, उसको भी इनकम हासिल हो रही होती है। तो अब इसी तरह आ जाता है, अब आ जाता है मार्केट, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट क्या होती है? लेबर मार्केट ऐसी मार्केट को कहते हैं जहाँ पे वर्कर्स और एम्प्लॉयज जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। अब उसमें जो है वो लेबर जो है वो अब उसमें जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करने की कोशिश करता है, बेस्ट एम्प्लॉय को, और वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी मार्केट को लेबर मार्केट कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल भी है जो कि आप लोगों को मैंने बताई थी, जिसमें बोथ जेंडर है, मेल फीमेल, और जो है वो उसमें डिफरेंट 5 ईयर्स का डाटा इसमें गिवन है, 11 से लेकर 16 तक का, 11 12 12 13 14 14 14 15 और 15 16 का, जिसमें बोथ जेंडर के बारे में बताया हुआ है कि अगर मेल जो है वो 81% काम कर रहे हैं, फीमेल 24% काम कर रही हैं, ये वो लेबर फोर्स है जो कि पार्टिसिपेशन, जिनका पार्टिसिपेशन रेट है, यानी जो काम करना चाहते हैं। और ये वाला वो रेट है कि एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो, जिनकी जॉब लगी हुई है। तो अब 53 में से 50 है, तो इसका मतलब 3% जो है लोग बेरोजगार है। 80 मेल जो है वो 81% काम करना चाहते हैं, लेकिन 78% की जॉब, इट मीन कि 4% बेरोजगार है। फीमेल 24% काम करती है, लेकिन 22% काम कर रही है, इसका मतलब 2% बेरोजगार है। तो ओवरऑल जो है इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है कि 53 से 50, 3% जो है वो क्या है, बेरोजगार है। तो 11 का डाटा दिया हुआ, इसी तरह 12 का है, 13 का, 14 15 16 डिफरेंट हमारे पास है क्राइटेरिया। अब आ जाता है लेबर मार्केट इन इकोनॉमिक्स। लेबर मार्केट इन इकोनॉमिक्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मली लेबर मार्केट वो होती है कि जहाँ पे एम्प्लॉयर और लेबर जो है वो इंटरेक्ट होते हैं। अब लेबर मार्केट जो है इकोनॉमिक्स के अंदर, हम इसका मतलब ये होगा कि सप्लाई ऑफ लेबर है, यानी कि मार्केट में लेबर की तादाद, अगर मार्केट में सब जॉब से ज़्यादा जो है वो लेबर की तादाद है, तो उससे क्या नुकसान होंगे? उससे नुकसान सबसे बड़े तो ये होंगे कि वहाँ पे बेरोजगारी होगी, यानी ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं लेकिन जॉब कम है, और इट मीन्स कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है लेबर की। तो उसकी वजह से ये भी होगा कि लेबर के वेजेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, लेबर के वेजेस डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम करना चाहेंगे तो कम पैसों में भी तैयार हो जाएंगे। और अगर डिमांड लोगों की मार्केट में लेबर की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो उसमें क्या होगा? तो ऐसे में जो है वो एक्सिस में समझो एक तरह से जॉब है और लेबर जो है वो कम है, तो इसमें क्या होगा कि लेबर की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और ये कह लें कि लेबर की वेजेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर इन मार्केट इज इन्फ्लुएंस बाय चेंजेस इन द बार्गेनिंग पावर। ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? बार्गेनिंग पावर के ऊपर। अब आ जाता है मार्केट पावर। मार्केट पावर की जब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन जो कि फैक्ट्रीज में या कंपनीज में काम कर रही होती हैं, जिनका मकसद होता है कि लोग एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना, एम्प्लॉयज़ के हकूक दिलवाना, जो कि फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, और पाकिस्तानी लॉ में बाकायदा उनकी गुंजाइश है कि जो है वो उनके पास राइट है कि वो लेबर्स के लिए काम कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी लेबर यूनियन है, बहुत सारी इदारों में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में, पीआईए में, सिविल एविएशन, नेशनल बैंक, पाकिस्तानी स्टील मिल्स वगैरह में। इनका मकसद क्या होता है? बार्गेनिंग करना, इसीलिए इनको कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट भी कहा जाता है, यानी सीबीए स्टैंड फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, जो कि अपने वर्कर्स के लिए, लेबर के लिए बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। अब आ जाता है आपके पास कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो होती है कि जो कि जहाँ पे सिक्योरिटीज और जो है वो शेयर्स जो है वो सेल किए जा रहे होते हैं, इसको हम जो है वो सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज और शेयर्स जो है वो पहले से इशू कर दिए जाते हैं और उनको मार्केट में सेल परचेज किया जा रहा होता है, या फिर नए सिरे से भी सेल किया जा सकता है। एग्जाम्पल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से मिलकर बनी है। फिर इसके बाद आ जाता है नेचुरल रिसोर्स मार्केट। ऐसी मार्केट जहाँ पे लैंड और लैंड से निकलने वाली मिनरल्स जो है वो क्या हो रही हैं? यूज हो रही हैं। तो अब इसमें आ जाता है आपके पास दो किस्म के आ जाते हैं, एक हार्ड कमोडिटीज और एक सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज में जिसमें मेटल्स आ जाता है और माइंस, मिनरल्स वगैरह आ जाती हैं। सॉफ्ट कमोडिटीज में जो है वो
फल और सब्जियाँ वगैरह आ जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनको हम एग्रीकल्चर गुड्स के तौर पे खा रहे होते हैं। और इसके बाद एग्जांपल है कोल, ऑयल एंड गैस की। गोल्ड, कॉपर और यूरेनियम वगैरह ये सारे माइंस हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये क्या है? लैंड फॉर एग्रीकल्चर मीन्स के जो कि एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होने वाली लैंड है। पाकिस्तान में तकरीबन 28% जो है वो टोटल एरिया जो है वो कल्टिवेटेड है, और इसमें से जो है वो हमें आउटपुट हासिल हो रहा होता है, डिफरेंट जो है आउटपुट हासिल हो रहे हैं, जिसमें और पंजाब और सिंध में सबसे ज़्यादा जो है वो क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट की जा रही होती हैं। टैक्सेस की बात करते हैं तो टैक्सेस एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि एक पर्सन को पे करनी होती है ताकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। टैक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के टैक्सेस आते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो कि कंज्यूमर की इनकम के ऊपर लगता है, कंज्यूमर नहीं बल्कि एम्प्लॉय की इनकम के ऊपर लगता है, और जो कंज्यूमर पे करता है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स वगैरह। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो किस पे लग रहा होता है? एम्प्लॉय की सैलरी पे, या बिजनेसमैन की इनकम पे, या कंपनी की इनकम पे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपके जो है वो कंजम्पशन गुड्स पे लग रहे होते हैं, जिसको हम सेल्स टैक्स भी कहते हैं। अब आ जाता है इनकम टैक्स, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट लगाती है बिजनेसमैन पे, और इसके अलावा जो है वो एम्प्लॉयज़ वगैरह पे। इसकी यह स्लैब रेट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान में लिमिट है कि 6 लाख से कम अगर किसी की इनकम है तो वो टैक्स नहीं पे करेगा। 6 लाख से अगर थोड़े से ही पैसे इंक्रीज हो जाते हैं तो आपको इनकम पे करनी पड़ेगी। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, जो कंपनी पे करती है वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। बैंकिंग कंपनी जो 35% टैक्स पे कर रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी 29%, और इसके अलावा जो कंपनी है वो भी 29%, प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी 23% पे करती है टैक्स। तो अभी आ जाता है कंपनी रेट कार्ड, तो फिक्स रहेगा, लेकिन स्मॉल कंपनीज का पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आय जो है वो मजीद जो है वो कम होता चला जाएगा। पब्लिक कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो पब्लिक कंपनी कहलाती है, जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने बाई किए होते हैं। अच्छा, अब आ जाता है कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि लैंड, तो उस पर आपका 50 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, गेन हो रहा है, तो उस पर आपको 5% टैक्स पे करना है। इसी तरह उससे ज़्यादा है तो आपको 10%, 15%, 20%। अब आ जाता है कि इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, यानी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी मीन्स के जो कि जिसपे मतलब कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग्स वगैरह, तो उस पे जो आपका जो है प्रॉपर्टी इज सोल्ड विद इन द, अगर वो आपकी जो है फर्स्ट ईयर में ही परचेज आपने की और उसको पहले साल ही सेल कर दिया, तो 100% जो यानी जितना भी आपको उससे गेन हासिल हुआ है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। यानी ऐसा नहीं कि जितना भी प्रॉफिट आया वो पूरा टैक्स देना है, नहीं, जितना भी प्रॉफिट आया उसके ऊपर जितनी टैक्स की परसेंटेज है वो उसके ऊपर अप्लाई होगी। इसी तरह फिर आ जाता है कि अगर 1 साल से ज़्यादा हमने उसको रख लिया है, बट बिफोर द एलेप्स ऑफ 5th ईयर, लेकिन 5 साल से पहले हमने उसको सेल कर दिया, 5 साल से पहले पहले, तो हम क्या करेंगे, 75% जो वो गेन जो है वो 75% जो आपका टैक्सेबल होगा। और गेन विल नॉट बी टैक्स इफ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड आफ्टर 5 years ऑफ द ओनरशिप। लेकिन अगर जो है 5 साल बाद अगर हम उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स हमें नहीं पे करना होगा। सेल्स टैक्स क्या है कि कंजम्पशन है, जो कि कंजम्पशन टैक्स भी कहलाता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते वक्त, जो कि इस वक्त 17% है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, सिस्टम क्या है? टैक्स का वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर लो इनकम के ऊपर कम टैक्स होता है, हाई इनकम के ऊपर ज़्यादा टैक्स होता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, जितनी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है तो हमारा टैक्स रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा आ जाता है रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसके अंदर एक तरह से इसका ऑपोजिट है कि जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती चली जाएगी, जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी उतना आपका टैक्स रेट कम होता चला जाएगा। अमाउंट ज़्यादा होगा लेकिन टैक्स रेट कम होता जाएगा, जैसे कि आपके सामने ये 10, 7, 5 और 4, ये टैक्स रेट कम होता चला जा रहा है, लेकिन हमारा जो है वो
टैक्स रेट कम होता चला जा रहा है लेकिन इनकम बढ़ती चली जा रही है, तो हमारा टैक्स जिससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा टैक्स अमाउंट आ रहा है। फिर आ जाता है डिग्रेसिव टैक्स। इसके अंदर क्या है कि एक हद तक टैक्स बढ़ता है, उसके बाद फिर वो एक फ्लैट लिमिट पे आ जाता है, जैसे 10 हुआ, 11% हुआ, उसके बाद 12% हुआ, तो आगे जितनी भी इनकम बढ़ी है तो 12% ही रहेगा। प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा, जो कि फिक्स टैक्स रेट है, जैसे कि अब जितनी भी आपकी आमदनी है तो आपका 5% ही टैक्स पे करना है। इसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, मनी एंड इट्स फंक्शन, जो कि हमारा लेक्चर 3 था, मनी एंड इट्स फंक्शन, यानी पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है, और उसकी क्या जो है वो फंक्शन क्या क्या है। तो जब मनी की बात करते हैं, मनी किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जा सकता है कि जो कि किसी चीज़ को हासिल करने के बदले में दी जा रही हो। यानी कि जैसे पहले जब करेंसी नोट इजाद नहीं हुए थे तो उससे पहले लोग बार्टर सिस्टम करते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट हासिल की जाती थी। तो जो प्रोडक्ट दे रहे होते थे और उसके बदले में प्रोडक्ट जो हासिल की जा रही होती थी, उसको हम जो प्रोडक्ट हासिल की जाती थी उसको हम क्या करते थे, उसका ये प्रोडक्ट हासिल की जा रही होती थी किसके बदले में, प्रोडक्ट के बदले में। तो जो प्रोडक्ट बाय करने वाला जो प्रोडक्ट दे के दूसरी प्रोडक्ट हासिल कर रहा है, तो जो उसने प्रोडक्ट दी है वो एक तरह से मनी का काम ही कर रही है। तो उस वक्त मनी यानी चीज़ ही मनी था, यानी जो भी चीज़ है, जो प्रोडक्ट भी हम परचेस कर रहे हैं उसके बदले में जो चीज़ जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वही हमारी मनी थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या था कि हुआ कि करेंसी नोट इजाद हो गया। करेंसी नोट इजाद होने से पहले मेटल करेंसी आई, फिर उसके बाद जो है वो करेंसी नोट इजाद हुआ। फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या है कि अब इसमें यही आ जाता है कि अब हम जैसे कि मैंने बताया कि मनी किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि प्रोडक्ट के बदले में दी जा रही हो। तो अब उसके अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यही है कि हम जो कि एक बदले का जरिया हो, यानी जिसके जरिए हम दूसरी चीज़ को हासिल कर रहे हो। यानी बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू विच वी कैन इजिली बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके जरिए हम इजिली गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एग्जांपल भी है, आप इसको पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, हम इसको एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, ये भी फंक्शन है इसका। मनी इज ऑल्सो यूज एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, द यूनिट बाय विच वी मेजर द वैल्यू ऑफ थिंग जस्ट एज द वी मेजर वेट इन किलोग्राम्स। जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट को वेट करते हैं, यानी इसका वजन करते हैं किलोग्राम्स में या लीटर में, अगर लिक्विड है तो लीटर में कर रहे होते हैं। इसी तरह यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब यही है कि करेंसी को जो हम लोग काउंट करते हैं वो उसको यूनिट्स में कर रहा होता है। तो वैल्यू ऑफ करेंसी इज मेंशन हियर, जैसे कि 15,000 दैट इज इक्वल द वैल्यू ऑफ मोबाइल। यानी कि यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये होगा कि जैसे मैंने बताया था कि करेंसी की खुद की अपनी वैल्यू नहीं होती, वो जिस चीज़ के बदले में वो करेंसी दी जा रही होती है उसकी वजह से उसकी वैल्यू बनती है। तो उसकी वजह से उसकी जितनी वैल्यू बन रही है, जितना उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि इसको मनी को हम एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, यानी इसको स्टोर किया जा सके। जैसे इट अलाउज वैल्यू टू बी हेल्ड ओवर टाइम सच एज यू डिपॉजिट मनी इन बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट और प्रॉफिट। असल में होता है ये कि जैसे पैसा कि मैंने कहा बताया कि पैसे की अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती, बल्कि पैसे के जरिए जो चीज़ हम लोग बाय कर सकें उसकी वजह से उसकी वैल्यू बनती है। अब एक लेकिन यहाँ पे जब बैंकिंग की बात करते हैं हम लोग, तो मनी को हम जो है बैंक में जैसे रखवाते हैं, तो बैंक के उसके बदले हम लोगों को क्या मिल रहा होता है, इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इंटरेस्ट किस वजह से मिल रहा होता है, क्योंकि बैंक वाले हमारे ही पैसे को, हमारे ही नोट को दूसरे पर्पस दूसरी जगह जो है वो बिजनेस में उसको यूज कर रहे होते हैं, जिसके बदले में उनको प्रॉफिट आ रहा होता है, और उस प्रॉफिट में से वो कुछ कुछ प्रॉफिट हमें भी पे कर रहे होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या जाता है कि इन्वेंशन ऑफ मनी हैज नॉट टेकन प्लेस ऑल ऑफ अ सडन, इट रिक्वायर्स द मैन to pass through many experiment stages, which can be divided into the following four stages. Number one, early period. Number two, metallic period, paper money, instruments for of credit या बैंक मनी। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले इसमें एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी जैसे मैंने बताया कि पहले अर्ली पीरियड था, फिर मेटेलिक मनी आया पीरियड आया, फिर पेपर मनी आई, उसके बाद फिर कार्ड्स वगैरह भी आ गए। अर्ली पीरियड में क्या था, बार्टर सिस्टम था, जैसे मैंने बताया था कि प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट हासिल करते थे, हम लोग प्रोडक्ट को ही एक तरह से मनी के तौर पे इस्तेमाल कर होते थे लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। नंबर फिर उसके बाद मेटेलिक पीरियड आ गया, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि गोल्ड सिल्वर जो है वो हर एक के पास नहीं होता था। गोल्ड सिल्वर और कॉपर के जो कॉइन्स होते थे हर एक के पास नहीं होते थे, उसका हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और उसकी जो है वो शॉर्टेज भी हो जाती थी। पेपर करेंसी जो है वो
क्या हुआ, सबसे कामयाब रहा और अभी तक कामयाब है। हालांकि पेपर जो है वो एक नाजुक चीज़ है जो कि इजीली फट भी जाता है, लेकिन पेपर जो करेंसी है बहुत इजीली यूज हो रहा है। खुद की उसकी अपनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बदले में हम कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं। तो अब पेपर मनी के अंदर जो हम मेटेलिक मनी की बात करते हैं, तो मेटेलिक मनी के मुकाबले में जो है पेपर मनी ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल है और इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। क्रेडिट मनी या बैंक मनी की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये ऐसी करेंसी को कहते हैं, ये समझे और भी ज़्यादा पेपर मनी से भी ज़्यादा डेवलप फॉर्म है, यानी बैंकिंग मनी के, इसीलिए इसको बैंक मनी भी कहा जाता है, ये क्रेडिट मनी कहा जाता है, क्योंकि बैंक इसको ओवरऑल कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि हमने पैसे, किसी को पैसे देने हो, पैसे के बदले हम उसको चेक दे देते हैं। इट मीन्स कि वो चेक की जो वैल्यू है वो ये क्या है कि जितने का चेक, जिस अमाउंट का वो चेक हम उसको पे कर रहे हैं किसी को, किसी पर्सन को, तो उस अमाउंट को वो क्या करेगा, बैंक वाले हमारे हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल के पे कर देंगे। तो एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन्स के तौर पे हमने किसको इस्तेमाल किया, चेक को इस्तेमाल किया। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हो गए, तो चेक्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, ये सारे हम बिजनेस में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम अपने पैसे को सेव करने की वजह से, के लिए पैसे को अपने सेव करने के लिए हम क्रेडिट मनी या बैंक मनी यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि हर जगह अगर ज़्यादा अमाउंट में ट्रांजेक्शन है, तो वहाँ पे ये बैंक मनी या क्रेडिट मनी जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसा क्या होता है, सेफ रहता है। हम पैसा हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि बैंक में सेव होता है। अब आ जाते हैं आपके पास इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, प्राइस का बढ़ जाना। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, जो कि इस चीज़ को बताती है कि प्राइस लेवल में कितना इजाफा हो गया, यानी प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट को शो करती है, ये प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट को शो कर रही होती है, या रेट को शो करती है, और जो कि ये बताती है कि एक टाइम के हिसाब से बढ़ता रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो ये इसके अंदर कंटिन्यू इजाफा होता चला जाता है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर हम जब प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ की है मार्केट में, अगर वो अगले साल 50 रुपीज़ की हो जाती से बढ़ जाती है, इट मीन्स कि वो अब 150 की हो जाती है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन जो है 50 रुपीज़ से आ गया। इट मीन्स हमारी 50% कॉस्ट बढ़ गई, 50% इन्फ्लेशन हो गया। अब आ जाती है इन्फ्लेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, ट्रॉकिंग, ये सारी इन्फ्लेशन की काइंड्स है। अच्छा, अब इसमें जो है इन सबको हम पढ़ते हैं। क्रीपिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलना, क्रीपिंग कीड़े की तरह ना। तो ये क्या है कि इसमें लाइक अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत हल्के बढ़ रहा है, 2% होता है ये एनुअल। तो ये जो डेवलप कंट्रीज हैं कि उनमें ऐसा हो सकता है कि उनको क्रीपिंग इन्फ्लेशन उनको फेस करते होंगे। वॉकिंग या ट्रॉटिंग ये उससे थोड़ा सा बेहतर तेज होता है, जिसमें 3 to 7% जो है वो आपका वॉकिंग या ट्रॉकिंग इन्फ्लेशन वो है, इन्फ्लेशन है, लेकिन ये 10% से कम होता है। रनिंग इन्फ्लेशन जो है 10% या 10% से ज़्यादा होता है, 20% तक का जो इन्फ्लेशन है, 10 से लेकर 20 तक का परसेंट का इन्फ्लेशन जो है रनिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। लेकिन ये किसी कंट्री के लिए एक वार्निंग होती है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो रनिंग इन्फ्लेशन को ही फेस कर रहा है। ये किसी भी कंट्री के लिए एक वार्निंग होती है कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन पैदा हो सकता है, और जिसकी वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ों की शॉर्टेज हो सकती है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन प्राइसेस स्काई रॉकेट का मतलब ये कि बहुत तेजी से बूस्ट करती है, तो मोर देन 50% अ मंथ। तो ऐसे उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन ज़्यादातर ये एक नॉर्मली ज़्यादातर उन कंट्रीज में हो रहा होता है कि जहाँ पे एक बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन हो, या किसी वजह से जो है वो प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई है। अब इसमें आ जाता है कि गवर्नमेंट, जैसे कि हम जैसे हाइपर इन्फ्लेशन, एक एग्जांपल ये भी है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको जो है वो इमरजेंसी में पेपर करेंसी जो है वो प्रिंट करनी पड़ जाती है। हालांकि उसके पास उतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो प्रिंट कर सके, लेकिन जो है वो उनको इमरजेंसी में करनी पड़ जाती है, क्योंकि इन पेपर मनी को भी, करेंसी को भी इशू करने के लिए आपके पास डिपॉजिट होने चाहिए। डिपॉजिट के बाद बगैर अगर हम वो कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, इन्फ्लेशन लाजमी सी बात है इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर इन्फ्लेशन की, जैसे कि जर्मनी में थी 1920 में, जिम्बाब्वे में हुई 2000 में, वेनेजुएला में हुई, इसी तरह अमेरिका में हुई। तो सिविल वॉर जब हुई, स्टैगफ्लेशन किसको कहते हैं? ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें जो है वो ये कह लें कि
बज़ाहिर हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन प्राइस हमारी इन्फ्लेशन हो रही है। कि इसमें ऐसा होगा कि ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट में जानबूझ के शॉर्टेज कर दी जाती है प्रोडक्ट की, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो इट मीन्स आर्टिफिशियली आपके पास क्या किया जा रहा है, शॉर्टेज की जा रही है ताकि इन्फ्लेशन पैदा हो। तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम स्टैगफ्लेशन कहेंगे। अब आ जाता है मार्कअप इन्फ्लेशन। मार्कअप इन्फ्लेशन ऐसे इन्फ्लेशन को कहा जाता है जो कि हमारा जो है ये इसको मार्कअप ने इसके बारे में थ्योरी दी थी जिसका नाम था गार्नर एक्ले। उसने कहा कि इन्फ्लेशन जो क्रिएट होता है ड्यू टू डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स के, डिमांड की वजह से और कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स की वजह से पैदा होता है। यानी बहुत ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ जाती है कंट्री के अंदर उसकी वजह से, या फिर फैक्टर्स जिन यानी जो प्रोडक्ट जिनके जरिए प्रोडक्ट तैयार की जा रही है वो महंगी हो जाती है। तो व्हेन डिमांड फॉर गुड्स गो हाई द इन्फ्लेशन क्रिएट इन इकोनॉमी एंड व्हेन कॉस्ट ऑफ प्राइस और इन्फ्लेशन ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन गोज हाई द इन्फ्लेशन ऑल्सो क्रिएट। एग्जाम्पल इसके अगर जैसे कि रैंड लैंड का है वो ज़्यादा हो जाता है, वेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, मनी सप्लाई, नेशनल डेब्ट, ये चार किस्म की कॉजेज आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है। डिमांड पुल इफेक्ट किसको कहते हैं कि जब हमारे पास ये कह लें कि वेजेस जो है वो क्या हो जाती हैं जैसे इंक्रीज हो जाती हैं एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो है वो क्या करेंगे, ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे कंज्यूमर गुड्स पे, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, यानी पैसा कैश ज़्यादा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाय कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और इसका मतलब जब शॉर्टेज होगी तो डिमांड बढ़ती रहेगी क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही होती है। तो नतीजे के तौर पे क्या होगा कि प्राइजेस हमें जो है वो प्राइजेस जो है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और वो एक तरह से कह लें कि सप्लाई और डिमांड में बैलेंस नहीं रहेगा और इकोनॉमी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो डिमांड पुल है, यानी जो डिमांड की वजह से पैदा हो रहा है, और जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। और इसी तरह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसको कहते हैं कि जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से हो। प्रोडक्ट की कॉस्ट मीन्स कि जो प्रोडक्ट जिस मटेरियल से तैयार हुई है या तो वो एक्सपेंसिव हो गया हो, या उसमें काम करने वाली लेबर महंगी हो गई हो, या उस जगह पे ज़मीन का किराया ज़्यादा हो गया हो। तो ये आपकी जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी जो जो कि कॉस्ट के बढ़ने की वजह से होती हैं। कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज होंगी उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई की जब हम लोग बात करते हैं तो मनी सप्लाई का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन इस वजह से भी बढ़ रहा होता है कि जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि आउटपुट के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हमारी आउटपुट जितना होता है किसी भी कंट्री का उतनी ही मनी सप्लाई होती है। अगर मनी सप्लाई उससे ज़्यादा हो रही है, हमें इसकी ज़्यादा जो है वो प्रिंट करनी पड़ रही है क्योंकि हमें कंट्री के कर्जे पे करने हैं, तो या और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो इस वजह से भी क्या होगा कि जब करेंसी नोट ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें जो है वो हमें जो है वो इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। डेप्ट और लोन किसको कहते हैं, कर्जों को, जो कि हम दूसरी कंट्री से हासिल करते हैं। तो इट मस्ट हैव टू इंक्रीज इट्स टैक्सेस टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, यानी कि हमें जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स हम हासिल करते हैं या रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अगर हमारे टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी। लेकिन डेब्ट, हमें लोन लेना पड़ेगा दूसरी कंट्री से कि जब हमारे पास कंट्री दूसरी कंट्री को पे करने के लिए कर्ज डेब्ट पैसे नहीं है, तो फिर क्या होगा कि उस कंट्री में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज महंगी बेची जाएंगी ताकि टैक्सेस कमाया जा सके, टैक्सेस से रेवेन्यू जमा जनरेट किया जा सके और दूसरी कंट्री को फिर पे किया जा सके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि इसमें जो है वो आपके पास राइजिंग वेजेस, वेजेस बढ़ने की वजह से आपके पास आ जाता है फैक्टर्स बताए।
जो कि अभी हम लोगों ने पढ़े, बेच बनने की वजह से, इम्पोर्ट प्राइसेस की वजह से, रॉ मटेरियल की प्राइसेस की वजह से। इसके अलावा जो है वो, ये अच्छे तो हो चुका है। प्रिंटिंग मोर मनी, जिसे मैंने बताया, ये भी रिपीट हो गया है। इसके अलावा फिर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन हो गई, कि जो है वो, इसके अंदर एग्जांपल बताइए कि अगर हम मेजरमेंट इन्फ्लेशन किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारे प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा हुआ है जितना, उतनी प्राइस को, उतनी या उतने अमाउंट को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं उस प्रोडक्ट की पिछली प्राइस के साथ, तो हमें पता चल जाता है। तो फार्मूला है प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू कॉस्ट टुडे और डिवाइडेड बाय, और ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन बेस ईयर, पिछले साल की, पहले साल की। इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 13% है, हो सकता है अब तो ज़्यादा हो चुका होगा, ये पहले की फिगर में दिखा रहा हूँ। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। अब उसमें आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल किया जाए, मॉनेटरी मेजर की जाए, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल मीन्स के मार्केट में जो उधार है लोगों के पास, उसको कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा लोन नहीं दिया जाए। सेंट्रल बैंक करता ही है कि जब वो चाहता है कि मार्केट में कर्जे कम जाए तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर लेता है। जब वो चाहता है कि लोग ज़्यादा लोन लें और इन्वेस्टमेंट करें, तो वो उसको क्या कर देता है, इन्फ्लेशन को, सॉरी टैक्स रेट को कम कर देता है। डोमिनेशन ऑफ मनी, ये आ जाता है पहले, तो ये हो गया था मेजर्स इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम थे वो सबसे पहले मॉनेटरी मेजर था। फिर दूसरा रहता है डिनोमिनेशन ऑफ मनी, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, करेंसी डिनोमिनेशन कैन बी विदड्रॉन, currency under this measure currency of high denomination can be withdrawn. This measure is taken because of black money in the country, money outside the country is bring in country, यानी जो पाकिस्तान से दूसरी कंट्री में पैसा गया हुआ है ब्लैक मनी के तौर पे, तो उसको क्या किया जाए, उसको भी जो है वापस पाकिस्तान में लाया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। उसकी वजह से भी क्या होगा, उस कंट्री में जो है वो इन्फ्लेशन पैदा होगा, क्योंकि करेंसी की शॉर्टेज हो जाएगी। फिस्कल मेजर क्या है, फिस्कल मेजर कहते हैं, यानी कि ये कह लें कि जिसके में हम, गवर्नमेंट क्या करती है कि फिस्कल मेजर इस्तेमाल कर यूज़ करती है, यानी कि टू में जब वो क्या करती है, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दो किस्म के जो है वो फिस्कल मेजरमेंट होते हैं, एक तो आपके पास आ जाता है रेवेन्यू जनरेट करना गवर्नमेंट की तरफ से, और एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करना। एक्सपेंडिचर वो किस पे कर रही होती है, कैपिटल गुड्स पे कर रही होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू वो टैक्सेस के जरिए या और अदर रिसोर्सेज के जरिए जनरेट कर रही होती है। अब इसी तरह आ जाता है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल क्या है कि प्राइस को कंट्रोल करना ताकि हमारा इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज में कि इस मेथड के अंदर प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फुली कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता, बल्कि इसको शॉर्ट टर्म के तौर पे कंट्रोल किया जाता है, लॉन्ग रन नहीं कर रहा होता है, शॉर्ट रन कर रहा होता है। इन सच ए केस द बेसिक इन्फ्लेशन inflationary pressure in the economy is not exhibited in the form of rise in prices of a short time. Such inflation is termed as suppressed inflation. यानी कि ज़बरदस्ती के एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो क्या करना, इन्फ्लेशन को शॉर्ट टर्म बेसिस पे कंट्रोल कर लेना। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होती है कि जो कि फिशर ने, जो कि इकोनॉमिस्ट था, उसने दी है। वो ये कहता है कि जिसमें, हाँ वो ये करंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बताती है कि जब जनरल प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या ये कह लें कि जो कि वो डिपेंड कर रही हो, यानी कि प्राइस डिपेंड कर रही हो मनी सप्लाई के ऊपर डायरेक्टली, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसका मतलब ये कहती है कि जब प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ मनी का आपस में रिलेशन हो, और दोनों का क्या रिलेशन है कि जब हमेशा याद रखिए, जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी जब इंक्रीज होती है तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि करेंसी इंक्रीज होने की वजह से करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। यानी वैल्यू जो इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। जो करेंसी की वैल्यू डाउन होगी तो इन्फ्लेशन भी लाजमी सी बात है क्रिएट होगा। अब आ जाते हैं, जैसे अगर इंक्रीज मनी सप्लाई बढ़ेगा तो हमारा प्राइस लेवल भी बढ़ेगा।
अगर मनी सप्लाई कम होगा तो हमारी जो है वो एक्सपोर्ट प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है कि इज द रेशियो बिटवीन जीडीपी एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी जब हम मनी सप्लाई का और जीडीपी का आपस में एक रेशियो फाइंड कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। तो वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी मीन्स कि उसकी जो यानी मनी की रफ्तार या मनी की वैल्यू, वही क्या है कि नंबर ऑफ टाइम द एवरेज यूनिट्स ऑफ करेंसी इज यूज्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि जनरल एक उसमें अल्फाज में कह लें कि वेलोसिटी मनी का मतलब ये है कि मनी की ये कह लें कि रफ्तार, यानी मनी जो है वो किस रफ्तार से मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, इसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के एक स्मॉल कंपनी है जिसमें मनी सप्लाई 100 है और दो ही लोग हैं, ये मैंने एग्जांपल दी थी अपने स्टूडेंट को बताई थी। तो जब वो दोनों एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक $100 की वजह से उन दोनों के आपस में सेल परचेज में जो है उनका जीडीपी में इजाफा हो जाता है, और जीडीपी में जब इजाफा हो जाता है उसको मनी सप्लाई से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मनी आती है। वेलोसिटी ऑफ मनी 24 टाइम्स जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि पैसे की रफ्तार, पैसे की चलने की रफ्तार जो है क्या है 24 टाइम्स है। अब इसके अंदर फार्मूला आ जाता है प्राइस, क्वांटिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी और टाइम वैल्यू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इन इकोनॉमी। ये फार्मूला है, पी स्टैंड फॉर प्राइस है, जो मैंने लिखा हुआ है ये। इसका सॉल्यूशन एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको कि जैसे कि हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे, अगर हमारे प्राइस क्या है 200 रुपीज़ है एक प्रोडक्ट की, तो हम क्या करेंगे 200 को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी यानी 5 टाइम फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर, और ट्रांजेक्शन यानी 50 यूनिट्स है, 50 टाइम हमने उसको क्या किया, 50 टाइम यहाँ पे लिखा ना, ये ट्रांजेक्शन का मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन की तादाद। तो अब इसको हमने 1000 को 10 से 50 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्राइसेस जो है वो इस वक्त कितनी है, सॉरी मैंने बताया था एम, एम स्टैंड फॉर था मनी, वेल मनी की, एम स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी। तो मनी की जगह जब 200 रुपीज़ है, तो उस वक्त हमारी जो प्राइसेस उस वक्त मार्केट में कितने की अवेलेबल है 20 रुपीज़। अगर उसके अंदर क्या हो जाए, इजाफा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 200 400 हो जाए, तो हमारी प्राइस में भी इजाफा हो जाता है, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी का ताल्लुक उसकी प्राइसेस से भी है, यानी करेंसी की तादाद बढ़ने की वजह से उसकी प्राइसेस में भी इजाफा होगा। अभी हमारा लेक्चर 4 था, जो कि हम इसमें अभी हम पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल के बारे में। बिजनेस साइकिल क्या होती है कि जो बिजनेस साइकिल जो है वो बिजनेस के डिफरेंट फेजेस होते हैं, जो एक कंट्री में बिजनेसमैन को बिजनेसमैन, बल्कि ये कह लें कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें पूरी ओवरऑल जो ओवरऑल कंट्री की इनकम की बात करते हैं, तो ओवरऑल कंट्री की जो बिजनेस की बात करते हैं, तो ओवरऑल कंट्री की बिजनेस में भी क्या आ जाती है, फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो ऐसी फ्लक्चुएशन को, उनकी एक्टिविटीज में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। और इसकी जो है वो डिफरेंट काइंड है। नंबर 1 की डिप्रेशन या रिकवरी ऑफ एक्सप्रेशन, बूम और पीक, रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि आपके सामने पता है डिप्रेशन या ट्रॉफ, ये ऐसी पीरियड है कि जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज एक्सट्रीमली क्या है, एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा कम है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम परफॉर्म की जा रही है, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो हम इसको डिप्रेशन कहेंगे। और रिकवरी क्या है, रिकवरी कहते हैं हम जब हमारी जो है वो एक्सपेंशन और ये क्या हो, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा हो, रिकवरी और एक्सपेंशन हो, यानी उससे बेहतर है कि हम जो है वो एक अच्छे लेवल की तरफ जा रहे हैं बिजनेस हमारा। और बूम क्या है, बूम या प्रॉस्पेरिटी यानी कामयाब लेवल जो है क्या है, बूम है। इसलिए ऐसे स्टेज है कि जहाँ पे इकोनॉमी क्या करती है, हिट करती है प्रॉब्लम्स को, हैविंग रिएक्टेड रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ, यानी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे पहुँच जाते हैं और हमारी हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। रिसेशन क्या है कि जिसमें रिसेशन जो है वो ये ऐसी पोजीशन है जिसमें हम जो है वो एकदम से हाई से लो की तरफ आ जाते हैं। जब हमारी बिजनेस की पोजीशन हाई से मीडियम भी ना आए बल्कि एकदम से लो आ जाए किसी वजह से, तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपके सामने जो है वो कोरोना गुजरा है, तो कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस को नुकसान हुआ कि बहुत सारे बिजनेस जो है वो बंद हो गए। तो बहुत सारे बिजनेस ये बंद हो गए, इट मीन्स कि वो बिल्कुल ही रिसेशन में आ गए थे, यानी उनकी आमदनी पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं रहती। तो ऐसे पीरियड को हम क्या कहेंगे,
रिसेशन कहेंगे। उसमें क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी हमारी, और प्रोडक्शन हमारी स्लो हो जाएगी, और इसके अलावा सेल्स हमारी जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से फिर हमारी जो है डिमांड में भी कमी आ गई है। अब क्योंकि कोविड में ये भी हुआ था कि बहुत सारी जो है वो कंपनी ऐसी थी कि जिनकी गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मली जो एक डिमांड उनकी होती थी, उनकी डिमांड में क्या हो गई थी, कमी आ गई थी, यानी लोग उसको कम बाय करने लगे थे, क्योंकि लोग पहले ज़रूरत की चीज़ों को देख रहे थे, और लोग ज़्यादातर घर में बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो है वो मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो कि जिनकी वजह से कोरोना फैले। तो इस वजह से वो जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि बहुत सारी कंपनी ऐसी थी कि जो कि क्या हो गई, बंद हो गई, क्योंकि उनकी डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ही कम होकर रह गई थी। यहाँ आपके सामने ये सिचुएशन है। ट्रफ या एक्सपेंशन थोड़ी सी बेहतर है, पीक या बूम कहते हैं उसको, और कॉन्ट्रैक्शन ये आप आ रही है वो डाउन पोजीशन है, या रिसेशन भी हम इसको कहते हैं। अब आ जाता है आपके पास इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड किसको कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज से हैं वो एक इंडिपेंडेंट होती हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। तो जब वो प्रोडक्ट में अब डिपेंडेंट होते हैं, तो वो प्रोडक्ट उनके पास जो है वो पैदा हो रही होती है, और वो अपनी उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करके ताकि ज़्यादा सा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। नेचुरल मनी मोनोपोली क्या है कि बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो कि अपनी ही प्रोडक्ट में क्या है, मोनोपोली रखती है, मीन्स के नेचुरल प्रोडक्ट में, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में पाकिस्तान भी है, और अब उसमें कुछ जैसे मलेशिया रबड़ की वजह से फेमस है, ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी की वजह से, और कनाडा निकल की वजह से, पाकिस्तान जो है वो कॉटन की वजह से, बांग्लादेश जो है वो जूट की वजह से। तो ये एक फेमस जो है वो ये कह लें कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज जो है क्या है, दूसरी कंट्रीज में उनकी उनके सामने मोनोपोली है। स्पेशल स्किल्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए उनके पास नेचुरल मोनोपोली नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी दूसरी स्पेशल फील्ड में तरक्की की है, जिसकी वजह से उनकी जो है वो स्किल्स में जिनकी वजह से उनको फेमस है। जैसे कि जर्मनी जो वो मुख्तलिफ साइंटिफिक इन्वेंशन वहाँ पे बनाई जा रही होती है, और इन साइंटिफिक इन्वेंशन होती हैं बहुत सी। स्विट्जरलैंड वॉचेस की वजह से फेमस है, जापान जो है वो गाड़ियों की वजह से फेमस है, जापान में गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, जापान की गाड़ियाँ पूरी दुनिया में सप्लाई हो रही होती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब ये हो गया कि जिसमें हम यानी कि ये एक रेट है, ट्रेड का एक रेट है जो कि ये बता रहा होता है कि प्राइसेस जो हम लोगों की एक्सपोर्ट की होती हैं और जो प्राइसेस हमारी इंपोर्ट की होती हैं, उनके दरमियान हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। इसको हम टर्न ऑफ ट्रेड कहेंगे। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि ट्रेड के दरमियान रेशियो कर लेना। ट्रेड के दरमियान किस ट्रेड के दरमियान, जो कि हम दूसरी कंट्री से कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में क्या करना, रेशियो लेना, उसको हम टर्न ऑफ ट्रेड करते हैं। फेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड क्या है कि जब हमारी जो है प्राइसेस, जैसे कि आपने बताया कि आपने देखा कि एक्सपोर्ट हमेशा हर कंट्री चाहती है कि इसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो वो फेवरेबल जो है वो ट्रेड टर्म्स होगी उसकी। और अगर जो है वो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इम्पोर्ट उसकी ज़्यादा है, लेकिन ऐसे नीचे इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पे अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में मीन्स के जब हमारा डिफरेंस जो है वो एग्रीगेट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है वो क्या हो, एक जितना हो, उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अच्छा सॉरी, ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था। अब ये हम लोगों ने बैलेंस, पहले हम लोगों ने पढ़ा टर्म के बारे में, अब आ जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, अब आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी किसी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्या क्या कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। अगर उस कंट्री की इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो उसका नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होगा। अगर एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस होगा। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस है ना, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। फिर आ जाता है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड से मुख्तलिफ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम लोग सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान डिफरेंस देख रहे थे कि क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है वो ये कह लें कि अपनी
जो है हमें जैसे मैं पहले आपकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ अ कंट्री। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर शो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स नॉट ओनली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बट ऑल्सो इंक्लूड द नॉन कमोडिटी आइटम्स। These items are service rendered by shipping, insurance, banking वगैरह वगैरह। तो अब इसमें क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन है, कि इसके अंदर ना सिर्फ हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस लेते हैं, बल्कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ होने वाले दूसरे बिजनेसेस और सर्विसेज जो परफॉर्म की गई हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर तो हम लोग सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे। तो किसी भी कंट्री में सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस तो नहीं होते, बहुत से ऐसे बिजनेस जो होते हैं ऐसे होते हैं कि जो कि विद इन कंट्री काम कर रहे होते हैं और जो कनेक्टेड होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। जैसे कि बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस की जारी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी कनेक्ट हो गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। शिपिंग कंपनीज हो गई जो कि क्या कर रही होती हैं, वो भी कनेक्टेड होती हैं जिससे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से। इसी तरह बैंकिंग कंपनीज हो गई क्योंकि वो कर्जे देती हैं। डेप्ट रीपेमेंट्स हो गई, इसके अलावा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह। अब आ जाता है कि बैलेंस ऑफ, इसी तरह पेमेंट ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है, एक ज़्यादा वाइडर टर्म है एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी ये भी कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम इज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये कि जब बैलेंस पेमेंट के दरमियान जो है वो डिसइक्विलिब्रियम होता है, यानी ये कहना है कि वो बैलेंस नहीं रहती, इसको हम नेगेटिव बैलेंस भी कहते हैं। किस वजह से नहीं रहती? जब हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा हो गई है और इसके अलावा हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं जो कि हम लोग उससे जो हम लोग करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्शन। लॉन्ग ये कंटिन्यू डिसइक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, किस वजह से होता है कि उन कंट्रीज का मतलब ये कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की पोजीशन है, यानी उसको खुद दूसरी कंट्री की जगह क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा और फिर वो क्या करेंगे, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट को और अपने एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे। कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में वो भी हैं नेचुरल फैक्टर और ट्रेड साइकिल। नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है उसकी वजह डिसइक्विलिब्रियम की, या फिर ट्रेड साइकिल भी हो सकता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मतलब ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें इसी तरह इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सारे क्या है कॉजेज है डिसइक्विलिब्रियम के, ये जिनकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम। अब आ जाता है आपके पास मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम को क्या करना, करेक्ट करना। तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अ नंबर ऑफ मेजर्स are needed to be adopted. Export must be promoted and import जो है एंड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट, यानी इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाए, प्रमोट किया जाए। इसके अलावा रिड्यूसिंग प्राइसेस है और जो है वो डी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है और एक्सचेंज कंट्रोल है। एक्सपोर्ट मस्ट बी प्रोमोटेड एंड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्टेड, जैसे मैंने बताया अभी। पॉलिसी ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन के ऑपोजिट है, यानी कि जब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो है वो प्राइसेस जो है वो कम हो गई है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोई कंट्री डिफ्लेशन भी यूज़ करती है, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरी कंट्रीज अट्रैक्ट हो और उससे वो क्या करें, प्रोडक्ट को बाई करें। एक्सचेंज कंट्रोल हो गया, ये भी आप लोगों को बताया था मैंने। अब आ जाता है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया कि आपको सबको शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब किसके बारे में है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में। कंजम्पशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कंजम्पशन का मतलब होता है खर्च करना नॉर्मली। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब है कि खर्च करना किसके ऊपर, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर, और जो है वो इट मीन्स कंजम्पशन इन ओवरऑल इकोनॉमी। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल हमारी जो कंजम्पशन है जो इकोनॉमी को हो रही है वो हमारी इकोनॉमिक कंजम्पशन कहलाएगी। तो इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग आर ऑल क्लोजली लिंक्ड, इनका आपस में लिंक है, इनकम का, कंजम्पशन का और सेविंग का। याद रखिए जब भी हम कंजम्पशन बढ़ती है तो इनकम भी बढ़ रही होती है, और जब सेविंग क्या हो रही होती है, कंजम्पशन बढ़ने की वजह से सेविंग डिक्रीज हो रही है।
तो अब इसमें आ जाता है कि कंजम्पशन डिपेंड ऑन इनकम। तो as a quick income increases, the consumption also increases. We can say that there is a parallel relation between income and consumption. कंजम्पशन फंक्शन की बात जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एज अ इनकम कंजम्पशन इवेंचुअली स्टेट दैट द एज अ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस एंड सेविंग डिक्रीजेस। यानी जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है और हमारी सेविंग जो है वो लेकिन कम हो जाती है, क्योंकि कंजम्पशन हमारी बढ़ चुकी थी पहले के मुकाबले। व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनल सेविंग, इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल डिसिप्लिन इनकम। ये आपके सामने शेड्यूल है जिसके जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आपके सामने 24,000 हमारी इनकम है, सेविंग हमारी -100 में जा रही है क्योंकि हमने 24,000 का 100 का एक्सपेंस कर लिया। तो इट मीन्स हमारी जो है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा है और आमदनी कम है। ये डायग्रामेटिकली हम लोग इसको करेंगे। सेविंग फंक्शन जो कि बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ सेविंग एंड इनकम। व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू से कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये है कि हम जो इसमें कंजम्पशन का कंपैरिजन कर रहे होते हैं इनकम के मुकाबले में। यानी इनकम के मुकाबले में कंजम्पशन हमारे कितने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 हमारी कंजम्पशन है, इनकम हमारी कितनी 30,000। तो क्या आंसर है 0.66। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो 66% अपनी इनकम को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कंजम्पशन कर लेते हैं इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि 24% हमारी क्या हो रही है, 34% हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फार्मूला है कि सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। इससे किसमें था, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर ये भी क्या है, परसेंटेज या एवरेज बात बता रहा होता है किसके दरमियान, इनकम और सेविंग के दरमियान। सेविंग को इनकम से हम डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट पीपल to consume consumption when they receive an extra dollar of disposable income. The word marginal is used throughout economics to mean extra or additional. तो marginal का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा या ओरिजिनल। सामने आपके पास शेड्यूल बना हुआ है। अब जैसे मैंने बताया कि 25,000 माइनस 24,100 और 110 का डिफरेंस आ गया। इसको सॉरी 890 का डिफरेंस आ गया, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1000 से तो हमारे पास एमपीसी आ जाएगा, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब मैंने बताया था एडिशनल, यानी पहले के मुकाबले में नेक्स्ट। डायग्रामेटिकली इसको हम इस तरह से बनाएंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब ये है कि हम जो है वो जब मार्जिनल, इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट गोज टू एक्स्ट्रा सेविंग। तो चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इसका फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का। शेड्यूल आ जाता है हमारे पास इनकम का। ये सेविंग बिल्कुल उसी तरह जैसे कंजम्पशन में हम लोग माइनस कर रहे थे और इसमें जो है वो सॉरी डिफरेंस ले रहे थे, इसी तरह यहाँ पे भी क्या हम लोग सेविंग मालूम कर रहे हैं और उसको डिवाइड करते चले जा रहे हैं चेंज ऑफ इनकम के साथ। सेविंग के अंदर चेंज आया उसको हम डिवाइड कर रहे हैं सेविंग इन इनकम। अब आ जाता है आपके पास मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्यों कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंजम्पशन। जैसे कि मैंने बताया था कि इनकम का और कंजम्पशन का रिलेशन होता है बहुत ज़्यादा, कि जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, ये कहना एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो इनकम भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का भी उससे रिलेशन है। तो इन तीनों के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, जब ये इसको हम क्या कहेंगे कि टेल्स दैट द व्हेन देयर इज एन इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इनकम विल आल्सो बी डिक्रीज। तो इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन
इन्वेस्टमेंट। इनकम है जो हमारी चेंजिंग आई है और इन्वेस्टमेंट जो है चेंजिंग आई है। आपके सामने एग्जांपल है कि अगर इन्वेस्टमेंट 6 मिलियन की 10 मिलियन की हुई है, एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम इंक्रीज बाय 50 मिलियन, तो हमारी उसकी वजह से इनकम हमारी 50 मिलियन बढ़ गई, तो द मल्टीप्लायर विल बी एज फॉलो। इस तरह से होगा। ये सामने की क्वेश्चन है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? के स्टैंड फॉर मल्टीप्लायर को हम लोग जो है वो इसी तरह शो करेंगे, के स्टैंड इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, या ये कह लें कि 1/में एम पी एस। एम पी एस का मतलब होता है कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये दोनों का शेड्यूल दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने किया था। अभी हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बताता जा रहा है कि 1/1 माइनस 0.89, 1 माइनस क्योंकि 1 यानी ओवरऑल, माइनस एम के सी मीन्स की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कंजम्पशन को अगर हम माइनस करेंगे तो सेविंग ही बचेगी। उस सेविंग को हम लोग क्या करें, 1 से डिवाइड करें, तो हमारे पास ये मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। मल्टीप्लायर इफेक्ट किसको बताता है? उसके अंदर चेंज को बता रहा होता है। यानी अगर एक इनकम जो है वो 50,000 थी, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ जो है वो 75,000 हो गई, इट मीन्स की 25,000 का उसके अंदर इजाफा हो गया। इट मीन्स कि उसकी 50% इजाफा होगा। यानी ये कह लो कि जो है वो उसका अ, ये कहेंगे बल्कि 50,000 इनकम थी 1 लाख हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये मल्टीप्लायर जो है वो टाइम्स में शो कर रहा होता है कंजम्पशन और इनकम के दरमियान इंक्रीमेंट को, चेंजेस को, होने वाली चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। मल्टीप्लायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड इट्स इफेक्ट on national income when investment is increased by 25,000 under the following conditions: 0.5, 10.5 और 0.8। हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसमें हमारे पास कंजम्पशन दी हुई है 0.75 और दूसरी तरफ दिया हुआ 0.8। पहले हम 0.75 को जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला भी इस तरह से होगा कि चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हम चेंज इन इनकम को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन अगर हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, बल्कि हमारे पास के गिवन है, के स्टैंड फॉर के मीन्स के चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास के है वो कितना है? 4 है, यहाँ पे 4 आ रहा है, और इजिकल टू चेंज इन इनकम हमने लिखा, और यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 25,000 है। तो जब 25,000 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें हमारे पास चेंज इन इनकम हमें फाइंड हो जाएगा। इनकम में इफेक्ट देखा जाए तो वो 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि 25,000 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हमारा चेंज इन नेशनल इनकम इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट खुद करेंगे। अब आ जाता है आपके पास कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और ये दोबारा हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मेरा लेक्चर 6 था। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी की जब बात करते हैं तो ये किसी भी कंट्री की बहुत अहम पॉलिसी होती है, जिस पे कंट्री डिपेंड कर रही होती है। फिस्कल यानी कि फाइनेंशियली पोजीशन जो है वो कंट्री की फिस्कल पॉलिसी पे डिपेंड कर रही होती है, और करेंसी और उसकी वैल्यू जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड कर रही होती है। इन फिस्कल पॉलिसी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी कंट्री की, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो करेंसी की तादाद को बताएगी। लेकिन जब फिस्कल पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और किसके जो भी हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहेंगे। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी, इसको हम जो है वो बजटरी पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर ये डिफाइन किया जा रहा होता है कि रेवेन्यू को किस तरह से इंक्रीज किया जाए और एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी कौन कौन सी है? डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी और नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि चेंजेबल, यानी कि आप जानबूझ के फिस्कल पॉलिसी को चेंज कर रहे हो। जानबूझ के किस वजह से कर रहे हो? क्योंकि कंट्री की पोजीशन ऐसी है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया है और रेवेन्यू जनरेट हमें करना है, या हमारे पास
लोन बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए डिस्कशनरी यानी एग्जाम्स के ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जिसमें गवर्नमेंट अपने क्या करती है कि टैक्सेस के अंदर चेंज कर देगी, यानी टैक्स रेट को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी चेंज कर देगी। तो इसमें भी दो किस्म की, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रेक्शनरी। एक्सपेंशनरी की जब हम लोग जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग या स्पेंडिंग क्या और ये डिक्रीज हो रही है इन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये कह लें कि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अब डिक्रीज इन पेमेंट टैक्स इज कटिंग टैक्स एंड और इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो लोअर rate tax that increase disposable income and in theory should encourage people to spend, for example cutting VAT to provide boost to spending. Expansionary fiscal policy can be used by government to encourage the economy during a recession because it increases demand or of goods. एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा कि जो है वो हमारे पास हम जो है गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि ये ज़्यादातर क्या होता है कि टैक्सेस को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि डिमांड ऑफ गुड्स हैं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्टली इंक्रीजेज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन हेल्प इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है। यानी फिजिकल पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाता है कि जिस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कि गवर्नमेंट क्या करती है, इंकरेज करती है इकोनॉमी को ड्यूरिंग अ रिसेशन में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें, यानी गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही होती है। कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होगी, कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब यह है कि जिसमें डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और इंक्रीज इन टैक्सेस, और टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है, टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग डिमांड को क्या करें, कम करें। यानी कि जो टैक्सेस बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस में भी इजाफा हो जाएगा तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उससे कंट्री की जो है वो एक ये कह लें कि डिमांड पे कंट्रोल पा लिया जाएगा और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाएगा। Contractionary fiscal policy can be used by governments to cool down the economy during an economic boom. A decrease in government spending can help keep inflation in check. नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी क्या है, ये ऐसी पॉलिसी जिसमें हम जो है वो अपनी फिजिकल पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि डिस्क्रिशनरी में तो फिजिकल पॉलिसी को हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं कर रहे होते। इसकी वजह ये है कि ये हम इसमें पहले से लॉ बना लेते हैं कि इकोनॉमी का ये लॉ होगा और उसी के ज़रिए क्या होगी, इकोनॉमी खुद ब खुद ग्रोथ करेगी। ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में होता है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाम को, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा होता है और गवर्नमेंट के लिए काम किया जा रहा होता है कि वो उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और इसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी भी, तो ओवरऑल इकोनॉमी पे भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल भी है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है कि जहाँ पे हमारे पास हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे, टैक्सेस को कम कर देंगे। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी और टैक्सेस हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। टाइप्स टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी कौन कौन से हैं, जिसमें टैक्सेशन है, पब्लिक बोरिंग्स हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सारे हमारे क्या हैं, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो अब ये टैक्सेशन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं के बारे में क्या क्या होता है, एक फिस्कल पॉलिसी का एक अहम टूल है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम रेवेन्यू जनरेट कर होते हैं। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का मकसद ये होता है कि उस कंट्री के रेवेन्यू को जनरेट किया जाए, रेवेन्यू के अंदर इजाफा किया जाए। अब उसमें भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट कंजम्पशन टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट हाथों से पब्लिक के यानी गवर्नमेंट के हाथों में पैसे का आना, ताकि उस कंट्री के एक्सपेंसेस को बेयर किया जा सके, एक्सपेंसेस को कवर किया जा सके। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या है कि गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कंट्रोल करती है प्रेशर
इन्फ्लेशन प्रेशर को थ्रू टैक्सेशन विद इन इकोनॉमी, टैक्सेशन के जरिए से। इंक्रीज इनकम इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर में अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स। तो लोगों की इनकम बढ़ जाने की वजह से गुड्स एंड डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है। तो नतीजे के तौर पे जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में कम हो जाएगी। जब मार्केट में कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स टू ब्रेक द विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब होता है कि विशियस सर्कल को तोड़ने के लिए ये क्या है, एक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है। अब विशियस सर्कल किसको कहते हैं? विशियस सर्कल ऐसी कंडीशन होती है इकोनॉमी की कि जहाँ पे कंट्री अपने जीडीपी को इंक्रीज नहीं कर पा रही होती, बल्कि लो जीडीपी होता है उसका, कम जीडीपी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, कंजम्पशन भी कम होती है और सेविंग भी कम होती है। अब आ जाता है टू ब्रेक दिस विशियस सर्कल। विशियस सर्कल को तोड़ने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, उसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा। अब आ जाता है हमारे पास पब्लिक बोरिंग। पब्लिक बोरिंग क्या है कि अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन borrowed by government for the sake of public. The other terms used to refer public borrowings are government debt, national debt या public debt. पब्लिक बोरिंग्स क्या होती हैं, जिसमें पब्लिक के जरिए पब्लिक से पैसा हासिल किया जा सके जाए। और पब्लिक से पैसा किस तरह से हासिल किया जाता है, उनको बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज इशू करके, जैसे कि मैंने आपको बताया। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं कंट्री के लिए, और उनके यहाँ पे कलेक्टिव नीड को, लोगों की कलेक्टिव नीड को पूरा किया जा रहा है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, जो कि एक कंट्री की ज़रूरत है, उस कंट्री में रहने वाले लोगों की एक डिमांड है, उनकी नीड है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहेंगे, बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ बिजनेस या नेशन, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सेवरेज, वाटर वगैरह आ जाते हैं। ये सब किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की नीड होती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग किसको कहते हैं, कि इसका मतलब ये है कि हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इन एक्सिस ऑफ करंट पब्लिक रेवेन्यू, रेवेन्यू के मुकाबले में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाएगी, यानी हमें दूसरी कंट्री से कर्जा लेना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। तो अब उसके लिए किस तरह करेंगे हम लोग, कि दूसरी कंट्री से हाउ टू फिल द गैप बिटवीन देम। तो इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम इंटरनल साइड और एक्सटर्नल साइड। अगर इंटरनल साइड से वो पूरा कर सकती है, यानी विद इन कंट्री से, तो वो करेगी, वरना अदरवाइज उसको दूसरी कंट्री से लोन लेना पड़ेगा। अब आ जाता है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसको कहते हैं हम लोग, मॉनेटरी पॉलिसी जब हम क्या करते हैं कि सेंट्रल बैंक या एजेंसी गवर्न करती है कि सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। तो मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज आइदर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो कि सेंट्रल बैंक की करेंसी नोट को या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। उसके अंदर भी दो आ जाती हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब ये है कि जो कि सेंट्रल बैंक बनाता है अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, स्टिमुलेट द इकोनॉमी दैट इंक्रीज द मनी सप्लाई, लोअर इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, इट बूस्ट ग्रोथ एज मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कॉन्टेक्शनरी क्या है कि ये अपोजिट है एक्सपेंशनरी की, जिसमें क्या किया जा रहा है कि फाइट की जा रही है इन्फ्लेशन से, कि जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है। कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये दोबारा ही आगे, टूल्स ऑफ इन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट और वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं टूल्स की, तो नंबर 1 आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल में ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट चाहती है कि अपने सेल और परचेज करती है सिक्योरिटीज को, बिल्स को और बॉन्ड्स को मार्केट में, तो वो यहाँ पे क्या करती है कि जब सेंट्रल बैंक को पैसों की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करता है कि पब्लिक को बॉन्ड्स वगैरह उनसे बाय करना शुरू कर देता है, ठीक है, सॉरी, सेल करना शुरू कर देता है जब उनको पैसों की जरूरत होती है।
और जब उनको पैसे की जरूरत नहीं होती है, वो चाहते हैं कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो परचेज करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से पैसा जो है वो मार्केट में आ जाता है और लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक को जो लोन दिए हुए हैं, कर्जे दिए हुए हैं, उनको कंट्रोल करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्केट रेट इंटरेस्ट को भी कंट्रोल करना। बैंक रेट पॉलिसी क्या है? बैंक रेट पॉलिसी यानी इंटरेस्ट रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। इस सब पाकिस्तान का तकरीबन जो है वो 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 10% या 10.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट चल रहा है। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है इसमें इंटरेस्ट रेट, जो एक एनुअली होता है। वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो जो होते हैं उसके अंदर क्या कर देता है, वो चेंजिंग कर लेता है। कमर्शियल बैंक को जो उसका जो उसने रिजर्व रखा होता है, उनको ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। कमर्शियल बैंक्स अपना 10% जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर लेता है। इसके बाद में हमारा आखिरी टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में ना। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताती है। यानी एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होगी कि जब हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुली यूटिलाइज कर रहे हो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जब एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि 3 to 4% जो है वो हमारी इकोनॉमी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। उसकी वजह ये है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो लेबर की उस चीज़ की जिम्मेदार होती हैं कि उस सिचुएशन को मार्केट में कंट्रोल कर सकें। लेबर सप्लाई और डिमांड की वजह से जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे कि मैंने पिछली उसमें प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि जब मार्केट में लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी तो लाजमी सी बात है वहाँ पे लेबर वेजेस जो है वो कम हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारी बढ़ेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट इसी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट 100% नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सप्लाई या लेबर में फ़र्क आ जाता है, लेबर की सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आ जाता है। ये जैसे कि मैंने बताया अभी। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी? वॉलंटरी, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और सीजनल। वॉलंटरी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ऐसी एम्प्लॉयमेंट है कि जिसमें हम जो है वो क्या कर रहे हैं, लेबर जो है वो इंटेंशनली जानबूझ के जो है वो जॉब नहीं करना चाह रहे, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि उनको रेवेन्यू कहीं और से हासिल हो रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि ये कह लेते हैं आर्जी, इसको कह सकते हैं कि आर्जी तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाना। जैसे कि जो है एक पर्सन एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उस दौरान वो जब वो जितना अरसे वो बेरोजगार रहता है, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं कि जिसमें हमारी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है किसी ऐसे फंडामेंटल शिफ्ट इन एन इकोनॉमी सच एज टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से जो है वो जो चेंज आ रहा है इन्फ्लेशन में, वो सॉरी एम्प्लॉयमेंट में, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयड वर्क, जैसे पहले मैंने बताया कि पहले जो है वो कुछ कपड़ों की जो सिलाई वो जो है डिजाइनिंग जो है वो पहले किससे हुआ करती थी, हाथों से हुआ करते थे लोग ना, मैनुअली। लेकिन जब उसकी मशीनें आ गई तो फिर जो लोग हाथों से बनाते थे वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ये स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं, जो कि किसी वजह से चेंज इकोनॉमी में किसी चेंज आने की वजह से आई हो या टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से आई हो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जहाँ के जैसे फिश मार्केट है या फिर जो है वो लेदर मार्केट है, तो स्वेटर की इंडस्ट्री है, तो ये सारी जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना रही होती है वो पूरा साल नहीं चलती। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कहती है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो लेबर की और जब एक नॉर्मल स्टेट में होती है, जबकि नई इकोनॉमी से ये कहती है कि 100% एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं होती। क्लासिकल थ्योरी की कहती थी कि द सिचुएशन ऑन एम्प्लॉयमेंट अराइजेज आउट ऑफ द स्टेट इंटरवेंशन इन द free play of economic forces. It means, according to classical theory of economics, if the state does not interfere in the free play of economic forces, there always be a state of full employment. So here economic forces means फिजिकल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन रेट, यानी कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट का किसी किस्म का अमल दखल नहीं होता था, तो उस वक्त तक हमारी क्या होती थी, फुल एम्प्लॉयमेंट रहती थी। और गवर्नमेंट के अमल दखल को वो कह रहे हैं कि फिजिकल पॉलिसी में या इन्फ्लेशन में कोई चेंज नहीं आ जाता था, तो जब तक हमारी क्या होती थी, फुल एम्प्लॉयमेंट रहती थी। केन्स की थ्योरी ये कहती है कि इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि इफेक्टिव डिमांड जो है वो लोग इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मार्केट में
जो इसकी एम्प्लॉयमेंट है उसकी वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, इकोनॉमिक्स की इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। एक तरह से उसका कहना सही भी है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट effective demand would increase the level of employment and vice versa। ठीक है, इसी तरह इफेक्टिव डिमांड मैंने बताया कि इफेक्टिव डिमांड किसको कहते हैं, जो ओवरऑल डिमांड होती है और गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको के जो कि लाई जाती है, विच ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम बिटवीन देयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फोर्सेस। इफेक्टिव डिमांड इसकी बराबर होगी इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। डिमांड प्राइस जो लोग कर रहे हैं, सप्लाई प्राइस जो सेलर की तरफ से ऑफर की जा रही है, उनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम है, जिस लेवल पे प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, जिस प्राइस पे, उसको हम इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। जैसे कि आपके सामने इस वक्त ये इफेक्टिव डिमांड जो है सबसे बेहतर कौन सी वाली है, ये आपके पास जहाँ पे जैसे 30, 35, 40 हमारी क्या होती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो है सप्लाई भी बढ़ती, सप्लाई प्राइसेस बढ़ती जा रही है। लेकिन जो है वो प्राइसेस क्या है हमारी 600, जैसे यहाँ पे आया 600 हमारी क्या है सप्लाई प्राइसेस है, और यहाँ पे क्या हो रही है 650 हो रही है। अभी देखिए इसमें, इससे आपको समझ में आएगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी क्या है 610 है, और सॉरी 30 पे 530 है, और 35 पे 560 है। इस तरह से 30 का इजाफा होता चले जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव डिमांड जो है ये होगी 45 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट डिमांड प्राइस दोनों क्या है, इक्वल हैं। जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट डिमांड प्राइस इक्वल हो जाए, वही हमारा वहाँ पे हमारा वहीं पे हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल रुक जाना चाहिए, और वहीं पे हमारी क्या होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, और हम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। तो ये था आज तक का, ये मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया, और उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग सब जो है वो तैयारी करें और इसको अंडरस्टैंड करें।